हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मेरे भाई आपका चल रहा था द्विघात समीकरण, जिसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है आपका। इसमें मैंने प्रश्नावली 4.1 को स्टार्ट किया था। पहले मतलब 4.1 का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 1 आपके हो गए थे। जितने भी पार्ट थे उसे कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि आपका है। इसमें भी आप क्या करना है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे आप कहते हैं कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे भी इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन है। देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऊपर क्या लिखा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है आपको। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर नंबर आपका 4 जो है प्रश्नावली 4.1, ठीक है, इसमें आपको यही बताना है कि क्या ये समीकरण द्विघात है या द्विघात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा, देखो पहले क्वेश्चन में तो ये आपको बताना था द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो आपकी स्थितियां दी गई हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 दूसरे में, ठीक है, कह रहा है कि उसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात ही हो जाएगी, लेकिन बात क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ो, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल जाए तो आपको गिवन क्या क्या है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या दिया गया है। ठीक है, तो लिखना है आपको दिया है। अब गिवन मतलब गिवन क्या क्या है उसको देखो। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो देखो एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया क्या गया है कि आयत का क्षेत्रफल, जो आयताकार भूखंड है उसे आयत का ही तो कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयताकार भूखंड का मतलब कोई इस प्रकार से आयत में कोई एक शेप है। ठीक है, इस तरह आयत ही तो हो जाएगा, आपका आयत ही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल जो इसका ये दिया गया है, ये कह रहा है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है कितना है आपका 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो जो मेन मुद्दा है वो क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो देखो कह रहा है क्या, पहले हम लिख लेते हैं लंबाई, क्योंकि लंबाई का भी काम लगेगा, और कह रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई भी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, तो इसका मतलब हमको चौड़ाई पता करनी है कि चौड़ाई कितनी है अभी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं चौड़ाई क्या है, x है। माना जो आपकी चौड़ाई है क्या है, वो x है। इस तरह से लिख लो। ठीक है, सबसे आसान सा तरीका। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना, तो चौड़ाई अगर हमने x माना है तो लंबाई का मतलब चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2x। जैसे 2 का 2 गुना क्या होगा 4, 5 का 2 गुना क्या होगा 10, उसी प्रकार से x का 2 गुना क्या होगा 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो होता है, गुणा ही तो होता है, तो x का 2 गुना, तो x गुणे 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 2 गुना कर दिया गया, प्लस 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, अधिक कर दिया। जैसे देखो लंबाई भी आपको पता चल गई, चौड़ाई भी आपको पता चल गई, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई तो चौड़ाई हमको पता चल गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इसको समझना है आपको, कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा लंबाई आपने अभी निकाला 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर चौड़ाई अभी आपने निकाला, चौड़ाई आपने कितना माना था x माना था, तो ये आपका x हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये 528 आप ऐसा रहने देंगे, x का गुणा कराएंगे 2x में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 का x में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे लिख पाएंगे आप, 2x स्क्वायर प्लस का x ऐसे लिखेंगे। ये प्लस का 528 से उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस का 528, माइनस का क्या हो जाएगा
28 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0। और ये तो आपको देखना है कि क्या ये इक्वेशन जो आपका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। तो आपको x की सबसे उच्चतम पावर देखनी है। सबसे उच्चतम पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर लिखना है कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, द्विघात समीकरण है। यही आपको क्या करना, दिखाना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के रूप में इसको आपने व्यक्त भी कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लें इसे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है वो 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, माना धनात्मक पूर्णांक जो है, जैसे हमको कुछ नहीं पता है जब, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका, x। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, 2 क्रमागत संख्याओं का मतलब समझते हैं आप, जैसे वहाँ पर पूर्णांक दिया गया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहली संख्या अगर 3 है तो 2 क्रमागत संख्याएं 3 + 1 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हमको पूर्णांक नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हम मान लेंगे पहली, क्या लिखेंगे आप, पहली धनात्मक पूर्णांक अगर आपका क्या है x है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, x + 1। यही तो होगा, अगर पहला x है तो दूसरा x + 1, एक ज़्यादा उससे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला पूर्णांक आपका x है, दूसरा आपका x + 1 है, इनका कह रहा है गुणनफल, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इसको भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसको भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कितना है, गुणनफल कितना है, 306 दे दिया गया है, 306 हम लिख लेंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे तो x का x में x स्क्वायर, x का 1 में x बराबर किसके हो जाएगा, 306 के। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका हो जाएगा x² + 1 x² + का x, और 306 उधर है तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, -306 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में लिखा भी जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में लिखा भी जाएगा। और x आपका क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही आपको करना, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें x² x की सबसे उच्चतम घात आपको देखनी है। तो सबसे उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात समीकरण के रूप में भी है। और पूछा है आपसे कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो आपका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, दूसरे का तीसरा पार्ट। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या है, देखो समझो, क्योंकि स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है, और द्विघात समीकरण के रूप में आप व्यक्त करेंगे तो x के फॉर्मेट में रहेगा ना, ax² + bx + c के फॉर्मेट में ही रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इसी के फॉर्मेट में आएगा। बस आपको बताना है कि रोहन की वर्तमान आयु मतलब x में, मतलब जैसे अभी तक आप कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई पूछी गई थी, तो चौड़ाई x थी, लंबाई 2x + 1 थी, x में ही था ना। पूर्णांक पूछा गया था, पूर्णांक आपका x था। उसी प्रकार से रोहन की आयु पूछी जाएगी तो भी x के ही फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, अच्छा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, जैसे आप 5 साल के हैं, आपकी माँ आपसे कितनी 20 साल बड़ी है। ठीक है, तो 5 + 20 इसी तरह से तो होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की कोई ना कोई आयु रही होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी आयु रही होगी ना, लेकिन इसमें हमको कहीं दिया नहीं गया है। तो हम मान लेंगे, माना रोहन की आयु कितनी है, x है, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। अब कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ
की आयु। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके पेपर में आता है, 3 नंबर का या 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको करना है क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। बस आपको केवल 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन आपके ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक है, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखना ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी रहेगी, मतलब x प्लस का 26। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी आयु 5 वर्ष है, आपकी माँ 25 वर्ष बड़ी है, तो 5 प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ उससे x प्लस 26 वर्ष, मतलब 26 वर्ष उससे बड़ी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, एक सेकंड रुकना है आपको। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या करना है आपको कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या रहेगा कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात आपको लिखना है। 3 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। मेरे प्यारे भी, अगर आप x वर्ष के, मान लो अगर आप 10 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष के बाद आप कितने के हो जाएंगे 13 वर्ष के हो जाएंगे। अगर मान लो जैसे आप 10 वर्ष के हैं, आपकी अम्मी 15 वर्ष की हैं। ठीक है, हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप 10 वर्ष के हैं, आपकी माताजी 26 वर्ष की हैं, मान लेते हैं आप 10 वर्ष के हैं, आपकी माताजी 26 वर्ष की हैं, तो 3 वर्ष के बाद आप दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, आपकी 13 हो जाएगी, आपकी माताजी की 26 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कि 3 वर्ष के पश्चात रोहन और उसकी माँ की आयु, रोहन और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी। देखो, अगर रोहन कितने वर्ष का है, रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष के पश्चात, है कि नहीं। और अगर उसकी माताजी कितने की हैं x प्लस 26, क्योंकि देखो रोहन की माँ कितनी थी x प्लस 26 थी, तो x प्लस 26 और 3 वर्ष के बाद तो 26 में भी 3 जुड़ जाएगा। जैसे अगर रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष के पश्चात x प्लस 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर उसकी मतलब रोहन की माँ x प्लस 26 थी तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस का 3। ठीक है मेरी प्यारी, भी आपका हो गया। अब क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल के लिए कितना गुणा का चिन्ह लगा देंगे, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो 360 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस का 3 ही रहेगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो x प्लस का 26 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 360। गुणा कराएंगे x का x में कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को पकड़ेंगे 29 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा, फिर 3 का x में कराएंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का फिर 3 का कितने में कराएंगे 29 में कराएंगे तो देखो 30 मान लेते हैं, 30 3 90, और 90 में से जब आप 3 घटाएं कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। गुणा कर लेना चाहे 3 9 27 के साथ हासिल 2 आ जाएगा, 3 2 6 2 8 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 360। इसको सिस्टमेटिक वे में लिखना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 29x प्लस का 3x कितना 29 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ आपका हो जाएगा 32x हो जाएगा, और प्लस का 87 है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 87 माइनस का 360, उधर कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। देखो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा 360 का, तो माइनस लगा देंगे। 87 360 में से आप 87 घटाएं कितना आ जाएगा, देखो 10 में से जाएगा 7 3 आपका आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15, 15 में से 7 जाएगा 8 7 15 7 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2, तो कितना हो गया 273। ये आपका हो गया मेरे प्यारे भी 273 बराबर 0, जहाँ पर x क्या है, x आपका है कि रोहन की आयु होगी। ठीक है, और ये आपके केस में होगा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा रोहन की आयु, और जो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 270 बराबर 0 क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए पसीना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा। मुझे जुकाम हुआ, देखो आवाज़ हमारी कुछ जैसे भनक के निकल रही होगी। ठीक है, तो आवाज़ थोड़ा सही नहीं है, लेकिन मैंने तब भी वीडियो शूट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, गैप हो जा रहा था। ठीक है, वीडियो डालने में, तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो जरूर बनाया जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके घर में 10th-12th के कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 12th वालों की क्लास भी जल्दी जल्दी अपलोड की जाएगी, बस कुछ ही दिनों के लिए। ठीक है, तो मतलब कुछ दिनों के बाद, और रेगुलर क्लासेस आपकी रहेंगी। ठीक है मेरी भाई, तो उसको आप नोट कर लें।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट बचा हुआ है, उसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो चौथा पार्ट है और लास्ट आपका है, वो क्वेश्चन कौन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार पेपर में ये भी पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, मान लो अगर यदि इसकी चाल क्या हो कि 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। जाहिर सी बात है, अगर किसी रेलगाड़ी की चाल को कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे आप ही गाड़ी अगर 60 की स्पीड में चलाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, अगर 40 कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। है बात कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है मेरे प्यारे। तो उसको कैसे कर पाएंगे? देखिए सबसे पहले आप क्या करना है कि मान लेना है, एक सेकेंड, मान लेना है कि रेलगाड़ी की एक समान चाल, क्या लिखा गया है, हाँ ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की एक समान चाल जो है, एक समान चाल आपकी क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा। मतलब अब देखो कह रहा है कि एक समान चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी की कोई चाल हमको पता नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो है, माने रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो कभी भी रेलगाड़ी वाला टाइम मतलब याद है, रेलगाड़ी चल रही है इतने किलोमीटर में इतने घंटे में, ठीक है। तो आपको ज़रूर पता होना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर यदि होती तो वह मतलब दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती, ठीक है। तो समय की बातें कर रही हैं, तो हम मान लेते हैं, देखो टाइम t1 बराबर, देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम पहले टाइम ले t1 बराबर, तो 480, दूरी कितनी है आपकी 480 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना मान लेते हैं एक समान चाल से। तो अगर हम पहले समय में देखें तो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे आपका चाल हो जाएगा। चाल कितनी है, x है। अब दूसरे कंडीशन में यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है मेरे प्यारे भी, तो देखो अब क्या हो जाएगा कि 8 किलोमीटर चाल कम होने पर क्या हो जाएगा कि t2 बराबर आपका हो जाएगा 480। अच्छा 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं, तो आपकी जो चाल है एक समान चाल वो x है। तो अगर आप एक समान चाल से जा रहे हैं, अब 8 किलोमीटर कम कर दें, तो मतलब मान लो अगर आप 60 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे थे, तो आप अगर 8 किलोमीटर कम कर दें कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती, ठीक है। देखो अब समझना यहीं पर बात आपको है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी है, चाल को हमने कम कर दिया, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर आपका होगा t2 में से जब आप t1 माइनस करेंगे तो 3 घंटे समय क्या लेगी, अधिक लेगी। तो t2 आपकी क्या है 480 बटे में x माइनस का 8, माइनस का सिंबल लगाएंगे। प्रथम आपकी जो समय है 480 बटे x, और बराबर किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस का 8 गुणे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x माइनस 8 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 480x, माइनस का सिंबल लगाएंगे 480 ब्रैकेट लगाएंगे, देखो x से x कटेगा, आपका आ जाएगा x माइनस का 8। अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट जब आप करेंगे, एक सेकंड में देखो आपको नीचे तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इसके बाद नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, तो देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो आप देखेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 480x, तो ऐसे रहेगा। ये भी आपका हो जाएगा 480x माइनस का 480, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 480 में से आप जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 जुलाई 0, 8 अट्ठाई 64, 4 हो गया, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा, देखो 32 और 6 2 8, मतलब आपका हो जाएगा 38। तो ये आपका हो जाएगा 3840, ठीक है। प्लस का हो जाएगा 3840, कैलकुलेशन वगैरह करके देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपका क्या हो, देखो बराबर किसके है, बराबर आपके 3 के है, बराबर 3 लिखना पड़ेगा ना, बराबर 3 के, तो बराबर 3 के हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस का 8 और ब्रैकेट में x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना है 3 के हो जाएगा, ठीक है।
देखो 480 x से 480 कैंसिल, क्योंकि प्लस यहाँ पर माइनस कैंसिल हो गया। आपका बचता है 3840 बराबर यहाँ पर कितना है 3। अब मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखो x क्या था, ब्रैकेट मतलब था आपका x और ब्रैकेट में x माइनस का 8, तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। यहाँ पर कोई तकलीफ आपको नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 8 कितना हो जाएगा 24x हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक काम कर, देखो नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो नीचे आपको दिखेगा नहीं। अब क्या कह रहा है देखो कि 3x स्क्वायर माइनस का 24, तो देखो इसको सिस्टमेटिक वे में लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये 3840 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3840 और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब करना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो रेलगाड़ी की चाल आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी यहाँ पर, और द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर कितना हो जाएगा 0 के हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी लगाने हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे, मतलब दिया क्या क्या गया है, जब आप उसको लिख लेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही ईजी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लें। देखिए दोस्तों आपका आंसर तो ये भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप 3 कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24x और माइनस यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे 3 1 कम 3 3 दूनाई 6 2 बचेगा 3 8 24 और ये 0 आपका हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 0। 3 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा तो 0 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ से जब आप 3 हटाएंगे और 0 बटे में 3 आपका 0 होता ही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो आपको अच्छी लगे, दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपके घर में जो भी मोबाइल फ़ोन हो उससे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।